हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 7 अक्टूबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ जो है हमारे आज के न्यूज़पेपर में, सो इट्स अबाउट कि सुप्रीम कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट ने सुमोटो कॉग्निजेंस ले लिया है लखीमपुर खीरी वाले केस में। लखीमपुर खीरी इंसिडेंट में जिसमें 8 लोगों की डेथ हुई, जिसमें 4 फार्मर्स की डेथ हुई और 4 लोग जो कि मिनिस्टर्स के साइड के थे, क्योंकि पब्लिक आउटरीच हो गई थी तो उनकी भी डेथ हो गई। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सुप्रीम कोर्ट एन वी रमन्ना जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने बोल दिया है कि हम लखीमपुर खीरी का जो इंसिडेंट है उसका हम सुमोटो कॉग्निजेंस लेते हैं और उसकी हियरिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। तो वो उन्होंने कल बोला था, मतलब आज से यूपी वायलेंस मतलब लखीमपुर खीरी का जो केस है उस केस की हियरिंग आज से स्टार्ट हो जाएगी इन द कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ओके, 3 जजेस की बेंच होगी, वो केस हियर करेगी और सुमोटो लिया है। अब सुमोटो का मतलब होता है बाइट्स ओन, खुद से ही। सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ले लिया कि कहीं पब्लिक आउटरीच ना हो जाए और पब्लिक प्रोटेस्ट ना करने लगे। मूविंग फर्दर, सो एक रिपोर्ट निकल के आई। अब रिपोर्ट में यह बताया गया कि हमेशा जम्मू एंड कश्मीर में हमने देखा है, तो जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस की डेथ कंपैरेटिवली कम होती है एज कंपैरिजन टू द सिक्योरिटी फोर्सेस, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर स्टेट है और डिस्प्यूटेड लैंड भी है जम्मू एंड कश्मीर। पाकिस्तान पाकिस्तान क्लेम करता है कि जम्मू एंड कश्मीर हमारा है, हम क्लेम करते हैं कि नहीं जम्मू कश्मीर हमारा है। सो एक तरीके देखा जाए तो द बोन ऑफ कंटेंशन, जम्मू एंड कश्मीर द बोन ऑफ कंटेंशन, जिससे इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन जो है वो हमेशा खराब रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर वन ऑफ द मेन रीजन रहा है। अब हमेशा बिकॉज ऑफ द बॉर्डर क्लैशेस, तो बॉर्डर पे तो हमेशा सिक्योरिटी फोर्सेस रहती हैं। तो इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जम्मू एंड कश्मीर में जिनकी डेथ होती है वो कौन है? सिक्योरिटी फोर्सेस। ओके, तो अब सिक्योरिटी फोर्सेस है तो सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ हमेशा हर साल ज्यादा रही है। ये रिकॉर्ड निकला पास्ट 6 ईयर से, मतलब 2016 से जो पूरा निकल के आ रहा है उसका बताया कि 2016 से सिक्योरिटी फोर्सेस की डेथ ज्यादा होती है कंपैरिजन टू सिविलियंस। बट जब हम बात करते हैं ईयर 2021 की, तो इन द ईयर 2021 सिविलियंस की डेथ ज्यादा हुई है एज कंपैरिजन टू दी सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल्स। सिक्योरिटी फोर्सेस पर्सनल्स की कम डेथ हुई है इन कंपैरिजन टू दी सिविलियंस इन दी स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वही बताया गया। और अब इस चीज को लेकर जम्मू एंड कश्मीर के जो डीजीपी है उनका स्टेटमेंट आया। उन्होंने ये बोला है कि किलिंग्स जो हो रही है ना, किलिंग्स हो रही है कि हम कम्युनल सिचुएशन बनाई जाए जम्मू एंड कश्मीर में। मिलिटेंट सिविलियंस किस वजह से मार रहे हैं? क्योंकि कम्युनल सिचुएशन बन जाए और एक माइनॉरिटीज के दिमाग में एक फियर का, एक डर पैदा हो जाए, इसके चलते। मूविंग फर्दर, सो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी पहले बोला था कि हम नीट में नया पैटर्न लेके आएंगे, नीट एसएस सुपर स्पेशलिटीज। तो अब गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि वो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया है और बाय द फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर, बाय द ईयर ऑफ 2022 जब नीट का एग्जाम होगा उसमें हम लोग नया पैटर्न इंक्लूड करेंगे। 2021 में हम लोग पैटर्न इंक्लूड नहीं करने वाले। ये चीज गवर्नमेंट ने क्लैरिफिकेशन दे दी है, ये बोल दिया है। WHO, नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने फर्स्ट एंटी मलेरियल वैक्सीन रिकमेंड करी है ना। अब ये है क्या? ठीक है, अब हम मलेरिया की बात करें तो मलेरिया जो है इट्स अ बेसिकली इट्स बेसिकली इन्फेक्शन जो कि विक्टर वॉर्न डिसीज है। अब विक्टर वॉर्न डिसीज का मतलब क्या होता है? विक्टर वॉर्न डिसीज का मतलब है ऐसे इंसेक्ट्स जो कि आपके बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, ठीक है, जो मतलब एनिमल टू ह्यूमंस पहुंचाते हैं या फिर ह्यूमंस टू ह्यूमन ट्रांसमिट करते हैं डिसीजेस को। तो ऐसे इंसेक्ट्स, तो उनको बोलते हैं विक्टर वॉर्न डिसीज। और यूजुअली हम मॉस्किटोज को बोलते हैं, मॉस्किटोज उन इंसेक्ट्स में आते हैं। तो मलेरिया हमने देखा होगा, तो मलेरिया इज बेसिकली आपका विक्टर बॉर्न डिसीज है। ओके, और उसको लेकर पहली बार, मलेरिया को लेकर पहली बार वैक्सीन बनी और डब्ल्यू एच ओ ने उसको रिकमेंड भी कर दिया। और सब सहारन अफ्रीकन, जहां पर सबसे ज्यादा मलेरिया केस निकलते हैं और बच्चों की डेथ होती है, उधर बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी, चिल्ड्रंस को वैक्सीन दी जाएगी। एंड द नेम ऑफ द वैक्सीन इज RTS/ASO1 मलेरियल वैक्सीन। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, तो इंडिया और रशिया के बीच में इन द ईयर 2018 S-400 मिसाइल सिस्टम, जो कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है,
उसको लेकर ट्रीटी साइन हुई थी, जो कि अराउंड $4.5 बिलियन की है 2018 में। अब कल जो है, कल स्टेटमेंट आया था हमारे आर्मी चीफ का कि जो S-400 की डील है विद रशिया इंडिया के साथ, वो प्रोग्रेस में है और वो आगे सक्सेसफुल होगी, और बाय द ईयर ऑफ दिसंबर 2021 पहला कंसाइनमेंट हमें S-400 मिसाइल सिस्टम का मिल जाएगा। लेकिन इशू क्या है, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूएस को हो रही है, क्योंकि यूएस हो सकता है इंडिया के ऊपर काटसा लगा दे, कास्ट लगा दे। अब कास्ट है क्या? सो इट्स बेसिकली काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट। ठीक है, ये है। अच्छा, कि मतलब अगर आप रशिया से कुछ ऐसे डिफेंस सिस्टम्स लेते हो जो कि यूएस ने मना कर रखा है कि हमारे अलाइज ये नहीं लेंगे, हमारे अलाइज ये चीज नहीं लेंगे, तो फिर उनको उनको बेसिकली उनको उनके ऊपर सेंक्शन लगा दिए जाते हैं कि उनके साथ हम ट्रेड नहीं करेंगे, और अगर ट्रेड करते भी हैं तो हायर इंपोर्ट ड्यूटीज और एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती हैं। ये चीज है। मूविंग फर्दर, सो नेक्स्ट न्यूज में बताया गया, इट्स अबाउट दी के कल हमने पढ़ा था फिजिक्स के फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। हमने डे फॉर यस्टरडे पढ़ा था केमिस्ट्री के, सॉरी, मेडिसिन की फील्ड में या बायोलॉजी की फील्ड में नोबेल प्राइज मिला। अभी केमिस्ट्री की फील्ड में नोबेल प्राइज भी मिल चुका है, और दो लोगों को मिला है। सो फर्स्ट वन इज बेंजामिन लिस्ट एंड सेकंड वन इज डेविड मैकमिलन। तो इन दोनों को नोबेल प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। तो अब कल आपका वो भी होगा, तुम्हारा पीस प्राइज भी दिया जाएगा, और बहुत सारी कैटेगरीज में नोबेल प्राइज होते हैं तो उनको भी दिया जाएगा। और अगर हमें देखा जाए तो केमिस्ट्री में किस फील्ड में नोबेल प्राइज मिला है, क्या चीज करने में? सो बेसिकली दे हैव डेवलप्ड अ टूल, उन्होंने एक ऐसा टूल बनाया है जिससे हम मॉलिक्यूल्स को डेवलप कर सकते हैं, और उसकी स्टडी, केमिस्ट्री की स्टडी इजी हो जाएगी और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो जाएगी। ऐसा टूल उन्होंने बिल्डअप किया है। मूविंग फर्दर, सो दिस इज समथिंग अबाउट सिटी। तो हमें सिटी के बारे में नहीं पढ़ना है, विल स्किप दी सिटी न्यूज। सो ऑन दी स्टेट पेज, सो व्हाट हैपेंड, तेलंगाना गवर्नमेंट हुआ क्या? देखो, हम बात करते हैं इंटर स्टेट वाटर की। तो इंटर स्टेट रिवर वाटर मतलब कि एक रिवर जो कि दो स्टेट या तीन स्टेट से फ्लो होती है, जैसे कि महानदी है, महानदी जैसे छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा में फ्लो होती है। आपका कृष्णा वाटर है जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। गोदावरी है, तमिलनाडु कर्नाटका में है। तो ऐसे ही बहुत सारी रिवर्स है, और ऐसे ही रिवर्स कृष्णा रिवर है जो कि तेलंगाना से ओरिजिनेट होती है, आंध्र प्रदेश में ट्रेवल करती है और फिर बे ऑफ बंगाल में सबमर्ज हो जाती है। तो तेलंगाना ने प्ली फाइल करी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने प्ली फाइल करी थी। उनका प्ली का ये कहना था, प्ली में उनका ये कहना था तेलंगाना गवर्नमेंट का, कि कृष्णा रिवर का जो पानी है वो इक्वली डिवाइड होना चाहिए तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में। क्योंकि डिवीजन ऑफ वाटर हम स्टेट के बेस पे नहीं करते कि भैया स्टेट और स्टेट है, दो स्टेट है तो भैया 50-50 कर दो, नहीं। हम पॉपुलेशन के बेस पे करते हैं, और हम ये देखते हैं कि वाटर की जरूरत किस स्टेट को ज्यादा है। जैसे हम आंध्रा की बात करें तो आंध्रा में पॉपुलेशन ज्यादा है, आंध्रा में फार्मर्स ज्यादा है एज कंपेरिजन टू तेलंगाना। तेलंगाना पॉपुलेशन कम है, फार्मर्स भी कम है, तो जरूरत कहां पर ज्यादा पड़ रही है? आपकी आंध्र प्रदेश में। तो वही बात, जो ट्राइब्यूनल है, तो जो सॉरी डिवीजन है, तो वो डिवीजन कैसे हुआ था कृष्णा वाटर का? आंध्र प्रदेश को ज्यादा मिला था एज कंपेरिजन टू तेलंगाना। तेलंगाना ने प्ली फाइल करी कि भैया डिस्क्रिमिनेटरी है हमारे अगेंस्ट, ये तो गलत हो रहा है, और प्ली फाइल कर दी कि कृष्णा रिवर वाटर जो है 50-50 डिवाइड होना चाहिए, इक्वली डिवाइड होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तेलंगाना गवर्नमेंट को बोला कि आप परेशान मत होइए, हम क्या कर रहे हैं, हम एक ट्राइब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, एक ट्राइब्यूनल बनाएंगे, और हम इस मैटर को रिजॉल्व कर देंगे इजीली। आप परेशान मत होइए, आप प्ली क्या करिए, प्ली को विड्रॉ कर लो आप, और हम एक ट्राइब्यूनल मतलब क्वाजी जुडिशियल बॉडी, हम एक क्वाजी जुडिशियल बॉडी बनाएंगे जो इसी पर्पस के लिए बनाई जाएगी, है ना, रिवर डिस्प्यूट्स के लिए, और आपका इशू बहुत जल्दी जल्दी रिजॉल्व हो जाएगा। और तेलंगाना कॉन्फिडेंस में ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और तेलंगाना गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर ली प्ली जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी थी अबाउट द कृष्णा रिवर वाटर कि इक्वली डिवाइड होना चाहिए आपका तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में। मूविंग फर्दर, सो India's topmost institute, one of the topmost institutes in the field of science, in the field of engineering, that is Indian Institute of Science Bangalore, जो कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में भी आता है, वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज में भी आता है। उसने क्लेरिफिकेशन, उसने बोला है, उसके डायरेक्टर ने बोला है कि फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर हम लोग मेडिकल कोर्सेज भी कराना स्टार्ट कर देंगे, नॉट यूजी बट पीजी, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल्स हम लोग कैंपस में खोलेंगे, ये बोल दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस
बैंगलोर के डायरेक्टर में। मूविंग फर्दर, सो अगेन ऑन द स्टेट पेज, तो तमिलनाडु ने एक बोर्ड सेटअप कर दिया। अब देखा जाए तो ऑलरेडी एक्ट था, वो एक्ट किसके लिए, अब वो समझ में आ जाएगा। तो एक एक्ट 2011 में बनाया था, है ना। एक्ट 2011 में बनाया था जब डीएमके की गवर्नमेंट थी 2011 में, और 2011 से लेकर 2021 तक एडीएमके की गवर्नमेंट रही, एआईडीएमके की गवर्नमेंट रही। तो डीएमके की गवर्नमेंट ने 2011 में जो एक्ट बनाया था, उस एक्ट का नाम था तमिलनाडु नॉन रेसिडेंट तमिल्स वेलफेयर एक्ट 2011। मतलब तमिलनाडु में जो नॉन तमिलियंस लोग रहते हैं उनके वेलफेयर के लिए एक लॉ बनाया था, एक एक्ट बनाया था 2011 में। और उस एक्ट में बात की गई थी कि हम एक वेलफेयर बोर्ड का सेटअप करेंगे जो नॉन तमिलियंस को एड प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियली, और हेल्थ, डिफरेंट अदर चीजों में प्रोवाइड करेगा वो, ठीक है। अब वही चीज बताई गई। तो 2011 के बाद डीएम की गवर्नमेंट चली गई, एआईडीएम की गवर्नमेंट आ गई। एआईडीएमके ने वेलफेयर बोर्ड का सेटअप तो नहीं किया, ना ही सेक्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ करी। लेकिन 2021 में जब डीएम की गवर्नमेंट वापस आई और एम के स्टालिन चीफ मिनिस्टर बने, तो उन्होंने कल ही क्या किया, उन्होंने कल ही इस एक्ट के अंडर एक वेलफेयर बोर्ड का सेटअप किया जो कि नॉन रेसिडेंट तमिलियन को बेनिफिट करेगा। ये चीज बोल दी गई है, ये चीज गवर्नमेंट ने कर दिया है, वेलफेयर बोर्ड का सेटअप कर दिया है। और इनिशियली जिसमें फंडिंग है वो 5 करोड़ रुपए की दी जाएगी। अब कुछ सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता है कि नॉन रेसिडेंट तमिलियंस को ये कैसे बेनिफिट करेगा। तो ये पूरा उसमें दिया गया, ये पूरा न्यूज में दिया गया, बताया गया कि अगर किसी लो इनकम इमिग्रेंट्स की डेथ होती है तो उसके फैमिली मेंबर्स को, उसके चिल्ड्रन को फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी उसकी शादी में और उसके मैरिज में। मूविंग फर्दर, सो दिस समथिंग अबाउट एडवर्टीजमेंट, तो हमें नहीं पढ़ना है। विल मूव टू दी एडिटोरियल पेज। तो आज हमारे लिए 3 एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वन, अ स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया इन अ वर्ल्ड दैट इज अड्रिफ्ट। इसको अपन पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एडिटोरियल, इसको अपन पढ़ने वाले हैं, मजा आएगा, थोड़ा सा इंडिया के पर्सपेक्टिव के बारे में पता लगेगा और इंडिया को क्या करना चाहिए। वो शिव शंकर मैनन ने बताया, जो कि फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी रहे हैं और फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे हैं, ठीक है। और ये बेसिकली कल एक मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट जो है उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड द थर्ड वन, हमने एक चीज पढ़ी थी, एक दो 3-4 दिन हो गए, हमने एक न्यूज पढ़ी थी कि एम्प्लॉयमेंट सर्वे हुआ था और एम्प्लॉयमेंट सर्वे में पता लगा था कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है इस क्वार्टर में। उसके बारे में बताया गया, उसके बारे में बताया गया, थोड़ा सा उसको क्रिटिसाइज किया गया, नेगेटिवली क्रिटिसाइज किया गया, उसको ओवरव्यू लेंगे अपन, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट विल मूव टू द फर्स्ट एडिटोरियल, that is about a strategy for India in a world that is adrift. अब ये है क्या, देखा जाए तो ये एडिटोरियल जो है ना, जो ऑथर है, वो ऑथर इस एडिटोरियल में समझाना चाह रहे हैं कि इंडिया को कैसे अपना वर्ल्ड ऑर्डर शिफ्ट करना है। क्योंकि अभी वर्ल्ड की सिचुएशन जो है अड्रिफ्ट है। अड्रिफ्ट का मतलब कि किसी के पास कोई पावर नहीं है, कोई सुपर पावर नहीं है, सब अपने आप में सुपर पावर है, और ये भी है कि सब अपने आप में गधे भी हैं। तो वर्ल्ड अभी बिल्कुल घूम रहा है, मतलब जैसे कि विदाउट, जैसे एक शिप विदाउट एन एंकर, अगर उसको आप सी में छोड़ दो तो कैसे भी मूव करेगी वो, है ना। अगर आप मान के चलो, आपने कोई शिप है, आपने शिप आपने सी में छोड़ दी या वो किसी वाटर बॉडी में छोड़ दी, तो कहीं भी मूव कर जाएगी वो, जहां वेव जाएगी, जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है उस डायरेक्शन में चली जाएगी। कभी विंड मूव करेगी तो वापस आने लगेगी। तो वही चीज, अगर विदाउट एन एंकर जो शिप का हाल होता है ना, वैसे ही अभी वर्ल्ड का इस दुनिया का हाल है, कैसे भी मूव कर रहा है। तो इंडिया को इस वर्ल्ड में अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करना है तो एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटेजी बनानी होगी, और वो स्ट्रेटेजी ऑथर ने समझाई है क्या। तो ये चीज बिल्कुल मत पढ़ना, ये तो उन्होंने बस अपना बताया, अपनी प्रमोशन कर दी उन्होंने कि मैंने एक पेपर लिखा है और 2-3 लोगों ने हम लोग साथ मिलकर पेपर लिखा है, तो उसको जरूर जाके पढ़ें, और ये इंडिया की स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पढ़ना। बट हाँ, उन्होंने कुछ चीज एक्सप्लेन करी है, वो यहां से मैनी पावर सेंटर्स। तो ऑथर ने बताया कि आज के हम इस दुनिया की बात करें तो टुडेज वर्ल्ड इज ए ड्रिफ्ट, मतलब कहीं भी जा रहा है ये वर्ल्ड। कभी चाइना सुपर पावर बन जाता है, कभी यूएस सुपर पावर बन जाता है, कभी रशिया सुपर पावर बन जाता है, कभी जापान अच्छा है, कभी ऑस्ट्रेलिया अच्छा है, कभी सब सारे नेशंस खराब है, कभी इंडिया से हम एक्सपेक्टेशन करते हैं कि इंडिया सुपर पावर बनेगा। तो उस चीज के बारे में बताया। तो आज का जो वर्ल्ड है वो ड्रिफ्ट है, क्योंकि ना ही हम वी आर लिविंग इन अ बाइपोलर कोल्ड वॉर। अब उस बाइपोलर की बात कर रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, जब यूएसएसआर और यूएस
ये दो सुपर पावर हुआ करते थे। ना ही हम मल्टीपोलर वर्ल्ड में रह रहे हैं, मतलब इसमें मल्टीपोलर वर्ल्ड का मतलब जिसमें सारी कंट्रीज अपने आप में सक्षम है, अपने आप में सुपर पावर है। हम ऐसे वर्ल्ड में भी नहीं रह रहे। देखा जाए तो अभी का जो वर्ल्ड है ना, उसमें कोई भी ऑर्डर नहीं है, उसमें कोई भी स्ट्रांग ऑर्डर नहीं है। और ये प्रूफ होता है कोविड 19 से। कोविड 19 से ये प्रूफ, पैंडेमिक से प्रूफ हो जाता है। क्यों? क्योंकि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है, और कोई भी सारे मल्टीलेटर इंस्टीट्यूशन जो वो सारे इनफेक्टिव साबित हुए। अभी तक यही पता नहीं लग पाया कि कोविड 19 का ओरिजिन कैसा हुआ। इतने लोग अफेक्ट हुए, अभी तक अफेक्ट हो रहे हैं आफ्टर 2 years ऑफ दिस पैंडेमिक। और हम लोग वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी। तो ये इनइफेक्टिवनेस बताती है इस वर्ल्ड की, और ये वर्ल्ड, और इस वर्ल्ड को प्रूफ करता है, ये बात ये प्रूफ करती है कि वर्ल्ड जो है वो अभी ए ड्रिफ्ट में है। देन आगे बताया गया कि देखा जाए तो अभी का जो ए ड्रिफ्ट वर्ल्ड है ना, तो इंडिया को थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी, और इंडिया जो है परफेक्ट वर्ल्ड, मतलब इंडिया सुपर पावर बन सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल में सेक्युलर स्टैग्नेशन है। और इंडियन इकोनॉमी की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज्यादा बेसिकली कैपेबिलिटी है कि ग्रोथ कर सकती है। क्यों? द रीजन बीइंग इज द रीजन बीइंग इज क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में पॉपुलेशन ज्यादा है, लेबर ज्यादा है, इसी के चलते। ठीक है। दूसरा कि ग्लोबलाइजेशन जो है वो रिट्रीट मांग रहा है। मतलब पहले जो था कि भाई अटलांटिक, मतलब यूरोप और यूएस पे फोकस करते थे, अब ग्लोबलाइजेशन जो वो रिट्रीट मांग रहा है। जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत है, पहले यूएस में जरूरत थी, लेकिन यूएस में जरूरत फुलफिल हो गई तो टाइम चेंज हुआ। अब ग्लोबलाइजेशन जो है शिफ्ट हो रहा है, रिट्रीट मांग रहा है। फोर्थ चीज देखा जाए, रीजनलाइजेशन ऑफ ट्रेड। अब रीजन के बेस पे ट्रेड हो रहा है, और बैलेंस ऑफ पावर का शिफ्टिंग हो रही है। चाइना बढ़ रहा है, चाइना आगे बढ़ रहा है। चाइना और यूएस में राइवलरी है, स्ट्रेटेजिक राइवलरी है। ठीक है, एक दूसरे के राइवल है वो, जिसके चलते हो सकता है कि जियो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सेंटर्स जो वर्ल्ड का अटलांटिक में था वो शिफ्ट होके एशिया में आ जाए। ये चीज ऑथर ने बताई। क्यों? उसको आगे एक्सप्लेन किया गया एशिया एज अ न्यूक्लियस में। उन्होंने बोला कि देखो, अगर हम बात करें तो एशिया में वर्ल्ड के टॉप 2 पॉपुलेटेड नेशन एशिया में है। पहला है चाइना और इंडिया, और इंडिया ओवरटेक कर देगा कुछ सालों के अंदर, अराउंड एक डेकेड के अंदर, 10 सालों के अंदर कर लेगा ओवरटेक। अब वही चीज को बताया गया ऑथर ने कि देखो, हम बात करें तो चाइना जो कि बहुत ज्यादा इकोनॉमिक सुपर पावर बन गया है, और आगे बन भी सकता है, और ज्यादा एक्सपेंड भी करेगा। तो और इंडिया की हम बात करें तो इंडिया के अकेला नेशन है पूरे वर्ल्ड में जो चाइना को डायरेक्टली काउंटर कर सकता है। रीजन भी क्योंकि बॉर्डर टच होता है, और इंडिया और चाइना की नहीं बनती। बिकॉज ऑफ दीज रीजंस एशिया जो है वो न्यूक्लियस बन सकता है। ओके। अब आगे फिर ऑथर ने बताया कि देखो, हम लोग नेबर्स हैं, इंडिया और चाइना नेबर है, और इंडिया को ग्रोथ अगर करना है तो इंडिया को चाइना के साथ रिलेशन अच्छे रखने होंगे, कोऑपरेशन रखना होगा, ये सारी चीजें रखनी होगी, तब जाके इंडिया और चाइना के रिलेशन स्ट्रांग हो सकते हैं, हो जाएंगे, तब जाके हमारा इंडिया भी ग्रोथ कर सकेगा। अब आगे फिर ऑथर ने बताया चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज। उसमें उन्होंने सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन किया कि यूएस जो है, यूएस की जो बेसिकली रिलेटिव पावर थी वो रिलेटिव पावर डिक्रीज होती जा रही है, और फॉर्मेडेबल पावर इंक्रीज हो जा रही है। तो फॉर्मेडेबल पावर का मतलब होता है कि डराने धमकी देने वाली पावर वो इंक्रीज हो रही है, और रिलेटिव पावर का मतलब कि भैया आप साथ में लेके चलेंगे, वो पावर कम होती जा रही है। ठीक है। तो अब चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज उसमें समझाया गया कि देखो इंडिया के अब क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि देखो, अगर इंडिया यूएस के साथ रिलेशन अच्छे रखता है तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाएंगी, जैसे कि एनर्जी में अच्छा करेगा इंडिया, ट्रेड में अच्छा करेगा, इन्वेस्टमेंट में अच्छा करेगा, एजुकेशन में अच्छा करेगा, हेल्थ में अच्छा करेगा। अदर एरियाज में भी अच्छा कर सकता है, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, एनर्जी हो गया, आपका टेक सॉल्यूशंस हो गया फॉर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, है ना, इन सारी डिजिटल कॉर्पोरेशन हो गया, इन सारी चीजों में यूएस और इंडिया साथ मिलकर प्रोग्रेस कर सकते हैं। ये चीज ऑथर ने समझाई। फिर उन्होंने सी पे बताया, मतलब मैरीटाइम के बारे में बताया कि मैरीटाइम में देखा जाए तो हमें मैरीटाइम कमीशन बनाना पड़ेगा, क्रिएशन होना चाहिए मैरीटाइम कमीशन का। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव लेना पड़ेगा, जिसमें जितनी भी पार्टनर्स कंट्रीज हैं वो बे ऑफ बंगाल को एक ट्रेड हब बना सकती हैं, क्योंकि 70% ऑफ द ट्रेड यहीं से होता है, बे ऑफ बंगाल वाले रीजन से ही होता है। आपका साउथ चाइना सी, और हम बात करते हैं इंडो पैसिफिक रीजन, वहीं पर बे ऑफ बंगाल है। तो एक तरीके से ट्रेड का हब बन सकता है ना। और अगर हमने वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव ले लिया, पार्टनर कंट्रीज हमने इकट्ठी कर ली, तो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में भी हम लोग मैरीटाइम सिक्योरिटी लेके आ सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इन सबको हम लड़ सकते हैं। ठीक है। तो हमें इसके लिए
एशिया में मल्टीपोलैरिटी लानी पड़ेगी। मतलब ऐसा ना हो कि एक नेशन पूरे एशिया को कंट्रोल कर रहा हो। तो इसके लिए हमें चाइना को समझाना पड़ेगा, चाइना को काउंटर करना पड़ेगा कि भैया वो चाइना के लिए पूरे एशिया को कंट्रोल ना करे। तो सब मल्टीपोलैरिटी लानी पड़ेगी, तब जाके एशिया जो है वो ग्रोथ करेगा। फिर ऑथर ने बताया कि नॉन अलाइनमेंट 2.0, कि नॉन अलाइनमेंट 2.0 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ना ही हम यूएस के साथ हो, ना ही हम यूएसआर के साथ हो, जिससे हमारा खुद का एक इंडिपेंडेंट जजमेंट क्रिएट होगा। हम लोग की खुद की जो है आर केबिलिटीज खुद बहुत ज्यादा डेवलप करेंगी। हम लोग इक्वल लेवल पे आएंगे, ठीक है। और इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया का बहुत ज्यादा स्ट्रांग तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हमने यूएस और रशिया का किसी एक का साथ दिया, तो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं हो पाएगा, इंडिपेंडेंट जजमेंट नहीं दे पाएगा, इंडिया अपनी केबिलिटीज को जान नहीं पाएगा, इंडिया कभी इक्वल स्टैंड नहीं कर सकता, और इंडिया में कभी इतना ज्यादा स्ट्रांग ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ पाएगा इंटरनेशनल ऑर्डर पर। ये ऑथर ने बताया। फिर उन्होंने ये चीज एक चीज और बताई कि हाँ, देखा जाए तो इंडिया को रीजनल कॉर्पोरेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन शार्क, उस चीज को रिवाइव करना चाहिए। अगर इंडिया शार्क को रिवाइव कर देता है तो वो है इट्स अ प्राइमरी सोर्स, जिससे प्रॉस्पेरिटी और सिक्योरिटी जो है नेबरहुड में बढ़ जाएगी, और इंडियन ओशन रीजन में भी सिक्योरिटी और प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये चीज बताई गई। और देखा गया कि अगर हम शार्क को रिवाइव करते हैं ना, तो बॉर्डर एरियाज पे भी बहुत सारी चीजें सही हो जाएंगी। जैसे अफगानिस्तान वाला इशू हो जाएगा, बॉर्डर एरिया, पाकिस्तान वाला इशू जो हो जाएगा, उस चीज को हम पीसफुली रिजॉल्व कर सकते हैं। पाकिस्तान चाइना चाइना का जो बॉर्डर इशू है, उस चीज को हम काउंटर कर सकते हैं। ठीक है। और जो लोकल इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉय हो रही है नॉर्थ ईस्ट रीजन में, वो लोकल इंडस्ट्रीज को अगर हम प्रमोट करें, चाइना के लोकल इंडस्ट्रीज को हम प्रमोट करें नॉर्थ ईस्ट रीजन में, तो शायद चाइना के साथ हमारे रिलेशन भी अच्छे हो जाए। ये चीज बताएगी, जिससे और देखा जाए तो इंडिया इकलौता नेशन है इन टर्म ऑफ साइज, इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, इन टर्म ऑफ इकोनॉमिक पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी, सारी चीजों में या तो चाइना को मैच करेगा या तो सरपास कर सकता है चाइना को। इकलौता नेशन है और कोई नहीं है। ठीक है। और लास्ट में ऑथर ने यही बोला है कि सेल्फ स्ट्रेंथ, मतलब कि हमें अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी में पॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंगेजमेंट को भी जोड़ना पड़ेगा, मैचअप करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन जो है वो सेंट्रल, ग्लोबलाइजेशन को सेंट्रल लाना पड़ेगा, और हमें अपनी सेल्फ रिलायंस को जानना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को बूस्ट अप करना पड़ेगा। अगर हम ये करने लगेंगे तो इंडिया का जो नाम है वो ग्लोब पे आएगा, इंटरनेशनल स्टैंड रखेगा, और ग्लोबल इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया का। और जिस दिन कंट्रीब्यूशन ज्यादा बढ़ गया इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबल ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की ग्रोथ से, तो फिर एनी डे जो हमारा इंडिया है बहुत ज्यादा ग्रोथ कर जाएगा, शायद सरपास भी करता है चाइना को। मूविंग फर्दर, सो द सेकंड एडिटोरियल इज अबाउट द रिकॉग्नाइजिंग एल्ट्रुइज्म। ये बताया गया, देखो हुआ क्या, अभी एक इनिशिएटिव लिया गया बाय द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और इसके जो मिनिस्टर बहुत फेमस पर्सन है, नितिन गडकरी, सबने सुना होगा उनका नाम। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने बोला कि जो गुड स्मार्टियंस होते हैं, अब गुड स्मार्टियंस का मतलब, गुड स्मार्टियंस का मतलब बेसिकली गुड सिविलियंस। तो उन्होंने बताया गुड सिविलियंस जो हैं हम उनको अवार्ड देंगे। अब गुड सिविलियंस कैसे आप रिकॉग्नाइज करोगे? अब ये मिनिस्ट्री है, इस मिनिस्ट्री ने इनिशिएटिव लिया, मतलब कि अगर पर्सन, कोई सिविलियन अगर हेल्प करता है रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की, तो उसको कैश प्राइज दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको मतलब अवार्ड, अवार्ड का मतलब उसको कैश प्राइज दिया जाएगा। और देखा जाए तो ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि इंडिया में एनुअल डेथ रोड एक्सीडेंट्स में बहुत ज्यादा होती है। अगर हम कंपेयर करें 20 नेशंस में, तो इंडिया थर्ड थर्ड रैंक पे आता है, और ऊपर के टॉप में तो यूएस और जापान आते भी नहीं है रोड एक्सीडेंट्स में। हाँ, रोड एक्सीडेंट्स में यूएस जापान आगे है, बट रोड एक्सीडेंट्स में डेथ सबसे ज्यादा इंडिया में होती है। अगर जैसे कि एग्जाम्पल है, तो 100 अगर रोड एक्सीडेंट्स होते हैं यूएस जापान में, तो उनमें डेथ होती है सिर्फ 20। और अगर इंडिया में अगर रोड एक्सीडेंट्स 100 हो रहे हैं, तो उनकी यहाँ डेथ हो रही है 50। तो इस चीज को लिए, अब ये ऐसा होता क्यों है? क्योंकि माइनर रोड एक्सीडेंट से भी बहुत सारे लोगों की डेथ हो जाती है। जो रोड एक्सीडेंट के माइनर विक्टिम्स भी होते हैं ना, उनकी भी डेथ हो जाती है। क्यों? क्योंकि सिविलियंस जो है उनको डर रहता है, सिटीजन जो है उनको डर रहता है कि अगर हमने इन विक्टिम्स की हेल्प करी, तो शायद हमें इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करनी पड़ेगी पुलिस की, पुलिस हमारे ऊपर प्रेशर डाल सकती है, पुलिस हमें परेशान करेगी, लॉ एंड ऑर्डर हमारे घर पे आएगा। और इस चीज को लेकर ऑलरेडी लॉ बन चुका था, है ना। उस चीज को लेकर ऑलरेडी लॉ बना दिया था गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर कोई पर्सन किसी रोड एक्सीडेंट विक्टिम को हेल्प करता है, हॉस्पिटल पहुंचाता है, तो उसको पुलिस इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती। हाँ, अगर वो खुद से करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन हाँ, उसको फोर्स नहीं कर सकती। हॉस्पिटल भी सपोर्ट करेगा उस पर्सन को। और लेकिन ये इनिशिएटिव इतना स्ट्रांग नहीं रहा, क्योंकि परसेप्शन अभी भी सिटीजन्स के माइंड में है, सिविलियंस के माइंड में है
कि हमें लॉ एंड ऑर्डर परेशान करेगा, हमें हॉस्पिटल परेशान करेगा, हमसे सवाल पूछेगा, जिससे हमारी डे टू जो हमारी जो पीसफुल लाइफ चल रही है, हमारी पीसफुल लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा। तो इसी चीज को लेकर जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवेज हैं, उन्होंने बोला है कि हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, और जो सिटीजन रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करता है तो उनको 5,000 रुपीज कैश प्राइज मिलेगा, और ये अमाउंट जो है वो स्टेट देगा। इनिशियली ये पैसा स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट देगा अपने फंड से, उसके बाद ये स्टेट गवर्नमेंट देने वाला है। और मिनिस्ट्री ने ये भी स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी है कि आप इस चीज को प्रमोट करिए। अगर आप इस चीज को प्रमोट करेंगे तो इंडिया में जो प्रॉब्लम है रोड एक्सीडेंट्स में मेजोरिटी ऑफ डेथ्स की, वो कम हो जाएगी। और फिर यूनियन गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि हम यूनियन मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि हम एवरी ईयर 10 गुड स्मार्टियंस को अवार्ड प्रोवाइड करेंगे, कैश प्राइज देंगे 1 लाख रुपीज का, और सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, जो लोग भी रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स को हेल्प करते हैं। जिससे शायद अच्छा, इससे वेलकम स्टेप, इससे हो सकता है कि इंडिया में जो लोग डरते हैं दूसरों की मदद करने से, वो शायद ना डरे। मूविंग फर्दर, अच्छा इसमें एक चीज और बात की गई कि हमें हमें क्या करना चाहिए। लॉ इन्फोर्समेंट की बात की गई कि लॉ इन्फोर्समेंट स्ट्रॉन्ग तरीके से लाना पड़ेगा, और साइंटिफिक रोड डिजाइन उस तरीके से की जाए कि भैया रोड एक्सीडेंट जो है वो कम हो। मूविंग फर्दर, सो द नेक्स्ट एडिटोरियल जो है, इट्स अबाउट द रीसेंट QES एस्टिमेट्स आर अनरिलायबल। अच्छा ये खुद से पढ़ना, ये सिंपल भी है। अच्छा ये बता रहा है कि जो भी सर्वे हुआ, जिस सर्वे में बताया गया कि इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 इंडिया में एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो गई, लेकिन ऑथर ने ये बोला कि भाई आपने जिन सेक्टर्स को लिया है ना, उन सेक्टर्स में सिर्फ 1.66% ऑफ द एम्प्लॉयड पॉपुलेशन काम करती है। आपने उस सेक्टर को तो आपने कैलकुलेट किया नहीं जिसमें 81.3% ऑफ द एम्प्लॉयड पॉपुलेशन काम करती है, एडल्ट पॉपुलेशन रहती है। आपने उसको तो उस सेक्टर को कैलकुलेट किया ही नहीं। तो आप उस सेक्टर को कैलकुलेट करते, क्योंकि 81% ऑफ द पर्सन, लेबर्स, वर्कर्स जो हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर सबसे ज्यादा अफेक्ट हुआ है कोविड-19 के समय। ये चीज ऑथर ने बताई। ओके, सो रीड इट, इट्स अ सिंपल वन, समझ में आएगा। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज में गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा है कि भैया आप हमें ये बताओ, SC और STs में हम कोटा तो दे रहे हैं, लेकिन प्रमोशन में क्या कोटा के नॉर्म्स होने चाहिए। क्योंकि गवर्नमेंट का कहना है, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था बेसिकली, है ना, सुप्रीम कोर्ट का भी कहना था कि आफ्टर 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बेसिकली सुप्रीम कोर्ट थोड़ा सा एक तरीके से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि आप हमें ये बताओ, हम लोग 75 ईयर्स हो गए इंडिपेंडेंस को, और तब भी हम ग्रुप ए कैटेगरी में SC और STs को लेकर नहीं आ पा रहे, जॉब्स उनको नहीं मिलती, क्यों। अभी भी ग्रुप ए सर्विसेज में जनरल कैटेगरी के ज्यादा लोग हैं, लोअर कास्ट के लोग नहीं है, SC STs नहीं है। तो फिर गवर्नमेंट ने पूछ लिया, गवर्नमेंट ने क्वेश्चन पूछा कि आप हमें ये बताओ, आप खुद हमें बता दो कि प्रमोशंस में हमें कैसे नॉर्म्स लेके फॉलो करना है, आप खुद बता दीजिए। ये चीज गवर्नमेंट ने टॉप कोर्ट से पूछी है। मूविंग फर्दर, सो तो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूनाइटेड स्टेट्स की, वो इंडिया आई और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, मतलब जो हमारे उनके उनके काउंटर पार्ट फॉरेन सेक्रेटरी हर्षवर्धन श्रृंगला से मिली, और उन्होंने यही बोला है कि भैया S-400 के बारे में डिस्कस भी किया कि S-400 नहीं होनी चाहिए डील, और इंडिया और US साथ मिलकर काम करेंगे, और इंडिया और US का साथ उनका एक ही विजन है और एक ही उनका स्टैंड है अफगानिस्तान को लेकर। उन्होंने ये बोला है, और हम लोग अफगानिस्तान में जो भी चीजें हो रही है, एक्टिविटी हो रही है, इंडिया और US क्लोजली उसको ऑब्जर्व करेगा, उनके वर्क को क्लोजली ऑब्जर्व करेगा और काम भी करेगा उसके ऊपर। मूविंग फर्दर, अच्छा ये पूरा न्यूज जो पेज है यहाँ तक का, ये पूरा का पूरा आपका लखीमपुर खीरी के बारे में, तो स्किप करना। हाँ ये चीज पढ़ना है, ये दो न्यूज। पहली न्यूज है कि स्टैंडिंग कमेटी, देखो पार्लियामेंट में स्टैंडिंग कमेटी बनती है। अब स्टैंडिंग कमेटी में देखो रूलिंग गवर्नमेंट के भी एमपीज होते हैं, अपोजिशन पार्टीज के भी एमपीज होते हैं, और डिफरेंट अदर पॉलिटिकल पार्टीज के भी एमपीज होते हैं, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, है ना, जब कोई लॉज बनते हैं या कोई एक्ट बनता है। तो वही बताया कि पार्लियामेंट्री कमिटीज जो है उनका टेन्योर कंप्लीट हो चुका है, और वो भी बहुत पहले हो चुका था, और अभी तक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटी को फिर से फॉर्म नहीं किया गया। अपोजिशन पार्टी का कहना है, अपोजिशन पार्टी का ये कहना है कि आप फिर से पार्लियामेंट का जो बहुत ज्यादा स्ट्रांग नॉर्म है, जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, पार्लियामेंट्री इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको दबा रहे हो, आप उसको डिले कर रहे हो, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स की गलती है, ब्यूरोक्रेट्स बनाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स बेसिकली डिसाइड करते हैं कि कौन आपका वो होगा, स्टैंडिंग कमेटी मेंबर होगा। मूविंग फर्दर, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया है
कि अभी जो फेस्टिव सीजन आ रहा है, मतलब दिवाली आने वाली है, दिवाली पे बोनस दिया जाएगा रेलवे के एम्प्लॉइज को। ठीक है, सो अराउंड 78 डेज का बोनस मिलेगा। मूविंग फर्दर, सो ऑन द नेशनल न्यूज, तो नेशनल न्यूज में हम एक बहुत न्यूज पढ़ रहे हैं फायर क्रैकर्स को लेकर। सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी बोला था कि फायर क्रैकर्स कंपनीज के ऊपर कंटेम्प्ट का केस क्यों नहीं चल रहा, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में बोल दिया था, अपने 2 साल पहले जजमेंट में बोल दिया था कि फायर क्रैकर्स कंपनीज बैरियम का यूज नहीं करेंगी फायर क्रैकर्स बनाने में। और उसी चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फायर क्रैकर्स मेकर्स, मैन्युफैक्चरर्स, उनको बोला है, एम्प्लॉयर्स को पूछा है कि हमने जब बैन किया था बैरियम को, तो आप बैरियम स्टॉक में लेके क्यों बैठे थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूछ लिया। लेट्स सी कि अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेता है उनके ऊपर। मूविंग फर्दर, सो यूपी इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट एमिटिंग फाइन पार्टिकुलेट मैटर। ये स्टडी निकल के आई, मतलब पोल्यूशन में देखा जाए तो यूपी का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, यूपी सबसे ज्यादा एमिट करता है फाइन पार्टिकुलेट मैटर। मूविंग फर्दर, सो इकोनॉमिक न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। सो फ्रॉम दी वर्ल्ड न्यूज, अच्छा ये न्यूज जरूर पढ़ लेना, आपकी ये पता लगेगा कि केमिस्ट्री की फील्ड में मिला तो केमिस्ट्री की उन्होंने ऐसा क्या किया। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन भी किया गया इसमें, रीड इट। और नेक्स्ट न्यूज, इट्स अबाउट जो एशियान समिट जो होगी, एशियान समिट में शायद म्यांमार पार्टिसिपेट ना करे। म्यांमार है, म्यांमार फाउंडिंग मेंबर भी है बल्कि एशियन का, लेकिन शायद पार्टिसिपेट ना करे। रीजन बीइंग क्योंकि म्यांमार में अभी आपका मिलिट्री कू हो रखा है, मिलिट्री रूल कर रही है, इसके चलते। स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो। रीजन बीइंग आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल की सारी न्यूज है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ो, अगर इंटरेस्ट है आईपीएल में, क्रिकेट में। बाकी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है। सो वी एंड दी सेशन हियर, हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय गाइस।